प्लीज क्लास से जुड़ जाइए, आप लोग से जुड़िए। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। स्टार्ट किया जाए क्लास को। यस यस सर। ओके जी, तो आपके सामने जो टॉपिक है वो ट्रांसिटिव वर्ब का है। ये सकर्मक क्रिया क्या है, मैंने बताया कि ऐसी क्रियाएं जो क्या रिक्वायर्ड करती हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएंगी। कहने का सेंस ये है कि ये जो वर्ब आएगा ट्रांसिटिव वर्ब, उसके जस्ट बाद में ये क्या आएगा, कर्म आएगा, तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। मतलब ट्रांसिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्स क्या, एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है सकर्मक, इसका नाम ये है कि ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ में क्या लेती हैं, कर्म को लेती हैं। और ऑब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करेंगे, आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि आप व्हाट और हुम का क्वेश्चन किससे पूछेंगे, उस सेंटेंस के वर्ब से पूछेंगे। व्हाट और हुम का से क्वेश्चन पूछेंगे, और जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आप एक एग्जांपल इसमें देखिएगा, यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट कीजिए। इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की सहारा लेती हैं, अर्थात जो इसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स है, ऑब्जेक्ट की डिमांड करती हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएंगी, आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। मैंने आपको बताया है कि जितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं या मेन वर्ब हैं, वही आपको देखेंगे इसमें भी, लेकिन यूज के अकॉर्डिंग वो ट्रांसिटिव हो जाती हैं और इंट्रांसिटिव हो जाती हैं और लिंकिंग हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, शी लाइक्स टू सिंग। अब यहाँ पे देखिए, जो लाइक्स वर्ब है ना, पसंद करना, ये क्या है आपका, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों है, क्योंकि जस्ट इसके बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आपको ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, क्या गाती है, शी लाइक्स टू सिंग, वो क्या पसंद करती है, गीत। तो जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आपका सिंग है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी कहलाएगी ट्रांसिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसका रिक्वायर्ड कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टू सिंग। तो ये इसमें लाइक्स क्या हुआ, पसंद करना, या फिर ट्रांसिटिव वर्ब हुई। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे आप उस सेंटेंस से व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछेंगे, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या पसंद करती है, गीत। एक सेंटेंस और देखिएगा, दिखिएगा एग्जांपल में, महेश प्लेड क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे महेश प्लेड क्रिकेट, महेश क्या खेलता है, क्या खेलता था, मैच, महेश ने मैच खेला। अब यहाँ पे देखिए जो प्लेड है ना, ये आपकी कौन सी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि जस्ट इसके बाद में क्या आया है, आपका ऑब्जेक्ट। तो आप किसी सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो कौन सी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब। देखो आपको लगेगा ये मेन वर्ब है, लेकिन मैंने आपको बताया है वर्ब वही होंगी, लेकिन यूज के अकॉर्डिंग वो ट्रांसिटिव हो जाती हैं और इंट्रांसिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्लेड जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब कहेंगे आप, ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या आपको मैंने लिखाया है कि ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स, ऐसी क्रियाएं जो रिक्वायर करती क्या, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को, आफ्टर इट, अपने बाद में, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे महेश प्लेड, महेश ने खेला, अब इसका इस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं है जब तक कि आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट की डिमांड करती हैं, तभी उसका अर्थ पूरा होने की उम्मीद होती है। तो ऐसी क्रियाएं ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। बात आपको समझ में आ रही है कि ये समझ में आ रही है, आपको समझ आ रहा है ना मैटर। यहाँ पे क्रिकेट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या खेला, क्रिकेट। तो क्या से आपको बताया है ना मैंने, व्हाट से और हुम से क्वेश्चन पूछे, किससे, उस सेंटेंस के वर्ब से। जो आंसर आएगा क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए ये वर्ब क्या कहलाई, आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। तो अगर आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव पहचानो, अभी आप ट्रांसिटिव पढ़ रहे हैं, ट्रांसिटिव को तो सकर्मक क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट
लेती हैं, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। अब यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। और आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, तो आप कहेंगे सर ये तो मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि वाक्य में एक ही क्रिया है ये प्ले, तो वो एज ए मेन वर्ब के रूप में है। लेकिन कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कौन सी वर्ब है, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखवा दिया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है ये क्या है? आपकी ट्रांजिटिव, अदरवाइज ये क्या है? मेन वर्ब। अब बातें को क्लियर हो रही होंगी। इसको इरेज किया जाए, ट्रांजिटिव वर्ब इरेज किया जाए, बताइए आप लोग। यस सर। अब हेडिंग बनाइएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको बोलते हैं आकर्मक क्रिया, सेम उसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उसका सेम उल्टा। क्या? ऐसी क्रियाएं जिसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना अर्थ दे देती हैं, तो ऐसी क्रियाएं कहलाएंगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आप हेडिंग बनाइएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं आकर्मक क्रिया, हिंदी के नाम से ही क्लियर है, आकर्मक क्रिया। सेम उसका उल्टा आपको समझ लेना है। क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, a verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. इतना मत लिखिए, आपके लिए इतना लिखिए, verb which does not require an object to complete its sense is called intransitive verb. लिखिएगा, प्लीज लिखिएगा, a verb which does not require an object to complete its sense is called transitive verb, is called intransitive verb. तो ऐसी क्रियाएं जिसको अपने अर्थ को देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वैसे भी वो अपना अर्थ दे देता है, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। एग्जांपल में आपको लिखना होगा, एग्जांपल में आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? द गर्ल डांस्ड, लड़की नाची। अब यहाँ पे देखिए जो डांस वर्ड है ना, ये आपका कौन सा है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसके लिए आगे कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? उस वर्ब के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कहलाएगी? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही अपना पूरा अर्थ दे रहा है कि लड़की नाची। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, अथवा ऑब्जेक्ट ना भी हो तभी अपना पूरा का पूरा सेंस दे देगा। और सेंटेंस लिखिएगा, The bus stopped, बस रुकी। अब ये भी अपना पूरा सेंस दे रहा है, तो स्टॉप्ड क्या होगा? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, अकर्मक क्रिया। अर्थात ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको अपना अर्थ देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑब्जेक्ट ना भी हो तभी अपने सेंटेंस का पूरा अर्थ देंगी। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो अपने पूरे अर्थ को देने के लिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होती हैं, तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया क्या होती हैं? जिसको अपने अर्थ को देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ऑब्जेक्ट ना भी हो तभी उस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलेगा। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, गर्ल डांस, गर्ल ने नृत्य किया या नाची। या फिर आप लिखते हैं राहुल लॉफ्स, राहुल हंसता है, तो ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। सुजाता है, शिकम सुजाता आ चुकी है, तो ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यूज के अकॉर्डिंग अर्थात ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो आपकी वर्ब होती हैं, एक ट्रांजिटिव होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है। एक ट्रांजिटिव होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है। समझ में बात आ रही है आपको? बातें कुछ समझ में आई? एनीवन टेल मी?
इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखिए है तो लगेगा कि वही मेन वर्ब है जो फर्स्ट बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताए थे। लेकिन देखिए कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब है क्योंकि एक ही वर्ब आ रही है। लेकिन कोई पूछेगा ये बताइए कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कौन सी वर्ब है, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों इंट्रांसिटिव है? क्योंकि इसमें जो ये वर्ब है ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पूरा अर्थ दे रही है, इसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी है क्या? इंट्रांसिटिव वर्ब। और बहुत आसान है पहचानना, इसके बाद वर्ब लग जाता, कोई वर्ब होती तो हो जाता है ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो ये है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ये यही यूज के अकॉर्डिंग वही मेन वर्ब ट्रांसिटिव हो जाती है और इंट्रांसिटिव हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है अच्छे से। सेंटेंस पूछता भी है कि इसमें पहचानिए कि ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट साथ में आते हैं। कितने ऑब्जेक्ट? दो ऑब्जेक्ट। तो वो भी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब ही होती हैं। क्यों? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बोर्ड, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। ही गेव मी अ बुक। इस सेंटेंस को याद कीजिए, मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे जो गेव वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब है? प्लीज टेल मी। कोई मुझे बताए कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है? एनीवन टेल मी, मुझे बताइए कोई। एनीवन? क्या है ये? ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है? ट्रांसिटिव है। क्यों ट्रांसिटिव है? क्योंकि इसके बाद में क्या लगा है? प्लीज माइक को ऑफ कीजिए। ठीक है, ट्रांसिटिव है, प्लीज माइक को ऑफ कीजिए। ये ट्रांसिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि ये अपने अर्थ को देने के लिए ऑब्जेक्ट के पे डिपेंड है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। याद कीजिए वो दिन जब मैंने बताया था कि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? याद कीजिए आप लोग। एक होता है आपका कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस सर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या होता है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस टॉपिक में मैंने इसको बताया था? कोई बताया मुझे जरा, कौन से टॉपिक के में मैंने इसको बताया था आपको? इसमें नाउन केसेस मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट को बोलते हैं सजीव कर्म। क्या बोलते हैं? सजीव कर्म। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं निर्जीव कर्म। क्या बोलते हैं? निर्जीव कर्म। अब इस सेंटेंस में तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मी मतलब मैं सजीव हूं और बुक निर्जीव है। तो ये आपका होता है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये बुक जो है ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि दोनों सजीव आ जाए, फिर कैसे डिसाइड करेंगे? ये बुक के स्थान पे यहाँ पे हो जाए कि गेव मी अ काऊ, उसने मुझे एक गाय दिया। अब यहाँ पे मी भी सजीव है और एक काऊ भी सजीव है। फिर आप वैसे कहेंगे कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है। तो याद कीजिए मैंने बताया था कि अब इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप वर्ब से किसका प्रश्न पूछेंगे? हुम का। और हुम से क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा सजीव। और व्हाट से जो क्वेश्चन पूछेंगे जो आंसर मिलेगा वो होगा निर्जीव। तो इंग्लिश में सजीव भी निर्जीव हो जाता है। कैसे? अब देखिए, हुम से पूछिए किसको दिया? He gave me a cow, उसने मुझे एक गाय दिया। तो पूछिए किसको दिया? मुझे दिया। तो मी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि क्या दिया, व्हाट मतलब क्या दिया? एक गाय दिया। तो एक काऊ क्या हो गई आपकी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? निर्जीव कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस बात की चर्चा मैंने नाउन केसेस में कर दी है, इसको डिटेल में बताना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात आई थी इसलिए मैंने बता दिया है कि ट्रांसिटिव वर्ब, कहने का सेंस मेरा ये था कि जो ट्रांसिटिव वर्ब यहाँ पे ये है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी ले सकती है। ये मेरे बताने का सेंस था कि जो ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव बता रहा हूं, इंट्रांसिटिव हो चुका। ट्रांसिटिव वर्ब एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी ले सकती है अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे मी और एक आउ दोनों ऑब्जेक्ट है, जिसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड एक आउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बातें क्लियर हुई? इरेज किया जाए इसको। ये बातें मैंने नाउन केसेस में अच्छे से कर दी हैं, सब लोग इसको लिख भी चुके हैं कि कैसे हम पता करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कैसे पता करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब? जब कोई विरोधाभास हो जाए। वैसे तो दिखेगा आपको, एक इनडायरेक्ट होगा और ये सेंटेंस का नियम है कि पहले लिखा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद में ही लिखा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले सजीव कर्म उसके बाद में निर्जीव कर्म। लेकिन जब कभी कभी जब निर्जीव कर्म पहले लिखा जाता है सजीव बाद में, तो दूसरे तरीके से लिखा जाता है। कैसे? आपको इसको भी मैंने बताया था। वैसे केस में
सेंटेंस में सजीव कर्म पहले लिखा जाता है, निर्जीव कर्म बाद में लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको निर्जीव कर्म पहले लाना हो और सजीव कर्म बाद में ले जाना हो तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिखेंगे, ही गेव अ काऊ टू मी। तो जो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको टू लगाकर लिखेंगे। क्या लगा के? टू लगाकर, तब ये सेंटेंस आपका सही होगा। ही गेव ए काऊ टू मी। अब यहाँ पे जो निर्जीव कर्म है ये पहले आ गई और सजीव कर्म बाद में चला गया। तो कोई भी सेंटेंस है, ही गेव मी ए बुक, ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे, ही गेव मी अ बुक। अब देखिए मी इसमें सजीव है और बुक क्या है? निर्जीव है। लेकिन अगर बुक को आपको पहले लाना है, निर्जीव कर्म को पहले, सजीव को बाद में, तो कैसे लिखेंगे? ही गेव अ बुक टू मी, ऐसे लिखेंगे, टू लगा के लिखेंगे। अगर प्रीपोजिशन टू नहीं लगा तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है कि अगर आपसे कोई कहे कि प्लीज इनडायरेक्ट, बेटा ये इसका रूल है, क्योंकि आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट साथ में लिख रहे हैं और दो ऑब्जेक्ट साथ में कैसे लिखेंगे? ही गेव ए बुक मी, सेंटेंस रॉन्ग होगा। दो ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए प्रीपोजिशन की आवश्यकता होगी और इस तौर पे आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। ये ग्रामर का रूल है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? टू लगाते हैं यहाँ पे। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं तब, सॉरी डायरेक्ट को, निर्जीव कर्म को आगे करेंगे, सजीव को बाद में जाएंगे तो प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज रूल। ये ग्रामर का नियम है कि जब भी आप निर्जीव कर्म को पहले लिखेंगे, सजीव को बाद में लिखेंगे, तो सजीव कर्म को के पहले आपको टू लगाना अनिवार्य है। ये साइंस थोड़ा ना है यार कि उस पर आप रिसर्च करके निकाल लेंगे। ये ग्रामर का रूल है, उसके अकॉर्डिंग इसका नियम बनाया गया और रूल जिसने बनाया उससे पूछना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों बनाया था, कि क्यों आप लगवा रहे हैं, तो वही बताएगा आपको। तो ये आपकी हुई ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। और साथ में मैंने ऑब्जेक्ट की भी चर्चा की कि कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूज मत होइएगा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में। ओके, अब कौन सी वर्ब बतानी है बताइए प्लीज, आप लोग बताइए कौन सी वर्ब बतानी है मुझे आगे? अच्छी कौन सी? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन वाला वर्ब है ये, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से कि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। लिंकिंग वर्ब, हेडिंग बनाइएगा जरा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक क्रिया। क्या बोलते हैं जी? संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया इसको बोलते हैं हिंदी में, संयोजक क्रिया। तो ये कौन सी वर्ब होती है? अब मैंने आपको बताया, देखिए जितने वर्ब है ना, या तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाला मिलेगा जैसा या फिर मेन वर्ब वाला, लेकिन वो यूज के अकॉर्डिंग कभी देखिए, कभी वो ट्रांसिटिव हो गई थी तो कभी इंट्रांसिटिव हो गई थी, तो कभी अभी लिंकिंग हो जाएंगी। यूज के अकॉर्डिंग वही क्रियाएं वही लगेगा। वो तो ये तो हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन अभी आपको हम बताएंगे ना कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब अभी बताएंगे। लेकिन पहले समझिए लिंकिंग वर्ब है क्या, संयोजक क्रिया क्या है। तो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो वाक्य के कर्ता को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती हैं। अब एक नया टर्म आ गया, कंप्लीमेंट कहां से आ गया बीच में? क्या है इसका डेफिनेशन? वर्ब which join the subject of a sentence with its complement is called a linking verb। ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ें, ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं संयोजक। संयोजन का मतलब जोड़ना। तो ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ती। अब ये नया टर्म आ गया कंप्लीमेंट, समझना पड़ेगा। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए। इस सब क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप? हिंदी में लिखिएगा जरा कि वह क्रिया जो वाक्य के कर्ता को उसके पूरक से जोड़ती है। कंप्लीमेंट का मतलब पूरक, अभी समझाएंगे, फिर इंग्लिश में दिखा रहे हैं कि वह क्रिया जो वाक्य के कर्ता को उसके पूरक से जोड़ती है संयोजक क्रिया कहलाती है। संयोजक क्रिया कहलाती है। इंग्लिश में इसी को लिखिएगा, द वर्ब, क्या लिखेंगे?
द वर्ब विच ज्वाइंस, जो ज्वाइन करती है क्या, द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इससे, विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो टर्म आया है ना कॉम्प्लीमेंट, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इट्स कॉल्ड क्या, लिंकिंग वर्ब। लिख लीजिएगा, द वर्ब विच ज्वाइन द सब्जेक्ट विथ इट्स कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को उसके पूरक से जोड़ती है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, कंप्लीमेंट सॉरी लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। आपकी क्या कहलाएंगी, लिंकिंग वर्ब। अब ये समझना है कि सब्जेक्ट को उसके पूरक से जोड़ती हैं, ऐसी क्रियाएं लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो पहले एक दो एग्जांपल लिखिए, उसके बाद में समझिए कि कंप्लीमेंट क्या है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में डिफरेंस है। तो कंप्लीमेंट का क्या होता है उसको पहले बाद में बताएंगे। अभी एक एग्जांपल आप लिखिए, पहले जरा एग्जांपल लिखिए, जरा आप एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, आई एम अ डॉक्टर। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये जो आई एम है ना, ये आप कहेंगे ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्यों है जी, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। मैंने एक्सुलरी वर्ब की डेफिनेशन लिखवाते समय बताई थी ना कि हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होती हैं जो वाक्य में अपने मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। तो क्या यहाँ पे एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है ना। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं, क्योंकि इसके साथ में तो कोई मेन वर्ब आ ही नहीं रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये एम यहाँ पे यूज हुआ है एज ए लिंकिंग वर्ब। क्यों यूज हुआ है, कि जो ये डॉक्टर है ना, ये कंप्लीमेंट है। अभी आपको बताएंगे कंप्लीमेंट होता क्या है। आप कहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्ट है। क्यों, आप पूछेंगे कि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं क्या हूं, डॉक्टर हूं, तो ये तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन बात को अभी आपको समझना है कंप्लीमेंट क्या होता है। इसमें आई एम जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये ऐसी क्रियाएं हैं जो उसके सब्जेक्ट को, इसको सब्जेक्ट को इसके किससे जोड़ती हैं, कंप्लीमेंट से। यहाँ पे ए डॉक्टर क्या है आपका, कंप्लीमेंट। जरा लिखिएगा, एक एग्जांपल और लिखिएगा, ही वॉज रिच। अब यहाँ पे वाज क्या है आपका, लिंकिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को जोड़ रही है किससे, उसके कंप्लीमेंट से। तो जरा आप थोड़ा अपने दिमाग के स्तर को बढ़ाइए, जरा कंपेयर कीजिए एक्सुलरी वर्ब से और लिंकिंग वर्ब से। तो एक बात तो ये तय है कि जो ए एम है, ये वाज है, मैंने आपको लिखाया था, ये बी वर्ब में आती हैं। और बी वर्ब में बता दें कि ये सारी क्रियाएं क्या है आपकी, ये एक्सुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन डेफिनेशन याद कीजिए, मैंने बताया था कि जब भी ये वर्ब आएंगी और ये हेल्पिंग कब कहलाएंगी, हेल्पिंग जब कहलाएंगी जब किसी वर्ब की सहायता करेंगी, तभी तो कहेंगे इसको हेल्पिंग वर्ब। तो ये किस वर्ब की सहायता कर रही है, किसी की तो नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पे किस रूप में यूज हुआ इसका, लिंकिंग वर्ब के रूप में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका, कंप्लीमेंट। अब आपको लिखना होगा कि कंप्लीमेंट क्या है, तब आप समझ पाएंगे कंप्लीमेंट क्या है। तो कंप्लीमेंट समझिए क्या है जरा, कंप्लीमेंट के बारे में आपको लिखना है, ऐसे हेडिंग नीचे बनाइएगा, कंप्लीमेंट क्या है। तो कंप्लीमेंट समझना है कि द वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऐसे शब्द दैट एड्स जो जोड़ते हैं, जो बताते हैं मोर इंफॉर्मेशन अधिक जानकारी, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट का पूरक, अर्थात जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक जानकारी दे या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक जानकारी दे, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट, पूरक। तो कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। अभी थोड़ा यही इसी चीज को आज हम समझाएंगे डिटेल से, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट हम कल पढ़ाएंगे, चल जाएगा, लेकिन आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। सर डेफिनेशन एक बार फिर से बोलिएगा। कंप्लीमेंट की डेफिनेशन बोल रहे हैं, लिखिएगा, कंप्लीमेंट की हेडिंग बनाइए जरा नीचे, कंप्लीमेंट की हेडिंग बनाइए।
कि कंप्लीमेंट आपको समझना पड़ेगा। कंप्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में थोड़ा डिफरेंस है। अभी क्या बताएंगे कंप्लीमेंट में? कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक, जो सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक जानकारी दे, उनको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देंगे तो वो कहलाएंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देंगे तो वो कहलाएंगे क्या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक बात याद रखिएगा, सभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट बट वाइस वर्सा, बट ऑल कॉम्प्लीमेंट और नॉट ऑब्जेक्ट। लेकिन सभी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये रीजनिंग का नियम है, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा। सभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम मान सकते हैं सभी ऑब्जेक्ट को, लेकिन सभी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे? ये भी बताएंगे। तो आज इसी को हम समझाएंगे अच्छे से। पहले कॉम्प्लीमेंट हेडिंग बनाइए जरा आप, कॉम्प्लीमेंट हेडिंग बनाइए। लिंकिंग वर्ब तो आप समझ चुके हैं। देखिए एक दिमाग में रख लीजिएगा कि लिंकिंग वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं, वो लिंकिंग वर्ब होगी। तो यही लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी? आप अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ रही हैं, चाहे वो इज हो, चाहे वो आर हो, चाहे वाज हो, चाहे आपका वर हो, चाहे जो हो, तो किससे जोड़े? वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से, तो वो कहलाएंगी लिंकिंग वर्ब। और यही वर्ब हेल्पिंग होती हैं कब? जब ये मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती हैं। जब यही वर्ब मेन वर्ब के साथ में आती है ना, तो ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब ये सिंगल आ रही है, अकेले आ रही है सेंटेंस में, और ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है, तो कहेंगे ये लिंकिंग वर्ब है। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन करना, किसके बीच में? सब्जेक्ट के बीच में और कॉम्प्लीमेंट के बीच में। हेडिंग बनाइएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अच्छे समझ में आएगा अभी आपको। इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी लेनी है। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटेंस अरेंज करना होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट की बात फिर आएगी वहां पे। तो यही अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कॉम्प्लीमेंट को। तो इसमें जरा इसका डिफिनेशन लिखिए। इसका हिंदी का होता है संयोजन, कॉम्प्लीमेंट पूरक, सॉरी पूरक। इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, द वर्ड ऐसे शब्द that adds more information about subject और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दें, उसको हम क्या कहेंगे? पूरक। क्या कहेंगे? पूरक। The word that adds more information subject about subject और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे, वो क्या कहलाती हैं? पूरक कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको लिखाया था कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये जो ही है मतलब वह क्या है? डॉक्टर। तो उसके सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना कि वह क्या है? डॉक्टर है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे, वो क्या कहलाती है? कंप्लीमेंट। मैंने आपको बताया है कि ऑल ऑब्जेक्ट लिखे, ये ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। क्यों? वह क्या है? डॉक्टर है। क्या और हुम, व्हाट और हुम से जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मैंने लिखाया है कि ऑल ऑब्जेक्ट आर कंप्लीमेंट बट ऑल कंप्लीमेंट और नॉट ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल कंप्लीमेंट और नॉट ऑब्जेक्ट। सभी पूरक ऑब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट पूरक हैं। तो ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है अधिक कि वो क्या है? डॉक्टर है। तो इसीलिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये डॉक्टर क्या है? आपका कंप्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये कंप्लीमेंट। तो ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है आपका, कि सब्जेक्ट के बारे में। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है आपका? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। वह क्या है? डॉक्टर है।
तो एक पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए कंप्लीमेंट में कि सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हैं, सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हैं, लेकिन लेकिन सभी कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिएगा जरा, सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होती हैं लेकिन सभी कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब कुछ अधिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताए तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसे? एक एग्जांपल देखिए जरा, एक एग्जांपल देखिए। अगर लिखा हुआ है कि पंडित नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। इस सेंटेंस को देखिए, यहां पे लिखा है कि पंडित नेहरू ने नेम्ड हिज हाउस, अपने घर का नाम क्या रखा? आनंद भवन। अब यहाँ पे देखिए, जो ये आनंद भवन है ना, ये किसके बारे में बता रहा है? हिज हाउस, उनके घर के बारे में। तो यहाँ पे हिज हाउस क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। किसके बारे में बता रहा है ये? कि पंडित नेहरू ने अपने घर का नाम क्या रखा? आनंद भवन। तो ये आनंद भवन क्या है? आपका कंप्लीमेंट है, लेकिन कंप्लीमेंट है कैसा? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि आनंद भवन क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अब कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट भी है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट तो है ही, मैंने लिखा है कि सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकते हैं, सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकते हैं। और इसमें कह सकते हैं क्या? हिज हाउस एंड आनंद भवन। किसका रखा? अपने घर का रखा। क्या रखा? आनंद भवन रखा। तो दोनों से उत्तर ऑब्जेक्ट का मिलता है। तो मैंने क्या लिखा कि सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों जी, बातें समझ में आ रही हैं आपको? नहीं आ रही हैं? आपको इतना समझना है कि कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें आपको 10-20% बातें समझ में आएंगी तो चल जाएगा काम, दिक्कत कोई नहीं। लेकिन इतना आपको समझ लेना है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का जब सब्जेक्ट के बारे में बताया, जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही वाज लायर, कि वह डॉक्टर है, वह वकील था, तो सब्जेक्ट के बता रहा है ना कि वो डॉक्टर है या लायर था, वकील था। तो जो ये डॉक्टर है या लायर है, ये क्या है? आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और उसको ऑब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट भी है वो। लेकिन कोई पूछे कि ये बताइए कि ये कॉम्प्लीमेंट के दृष्टिकोण से क्या है, तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के दृष्टिकोण से ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि पंडित नेहरू ने अपने घर का नाम क्या रखा? आनंद भवन। अपने घर का नाम रखा आनंद भवन। तो हिज हाउस के बारे में बता रहा है कि घर का नाम क्या था? आनंद भवन। तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। बातें आपको समझ में आ रही हैं? बताइए भाई, एनीवन टेल मी, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं आपको? थोड़ा टफ चीजें हैं समझने के लिए, लेकिन इतना भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट का नाम सुन चुके हैं और ये जान गए कि जितने ऑब्जेक्ट हैं वो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट। सभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर इतना रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर थोड़ा ये है कि जब ऑब्जेक्ट के आगे कुछ और बातें बताई जाए, चाहे सब्जेक्ट के बारे में चाहे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। ये पूरक है, जो सेंटेंस को पूरा करने में और निर्माण कर रही है। जैसे एक सेंटेंस जैसा लिखा है,
एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज ब्रदर कॉल्ड हिम मन्नू, उसके भाई ने उससे मन्नू पुकारा। अब यहाँ पे जो हिम है ये तो ऑब्जेक्ट है ही, आपको पता ही है, और ये मनु जो है मनु, अब इसको भी आप कह सकते हैं ये भी ऑब्जेक्ट है, मैं गलत नहीं कहूंगी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या पुकारा? मनु पुकारा। किसको पुकारा? उसको पुकारा। तो इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? आपको पता है दोनों, जबकि दोनों सजीव ही हैं, लेकिन कोई पूछे कि क्या ये कंप्लीमेंट भी है, तो आप कह सकते हैं हाँ एक दृष्टिकोण से कंप्लीमेंट है। क्यों? ये है कौन सा कंप्लीमेंट? ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों? हिज ब्रदर कॉल्ड हिम, किसको पुकारा? उससे। तो देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, हिम के बारे में, कि उसका क्या नाम पुकारा? मनु। तो हम बोल सकते हैं कि जो मनु है ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी है, अर्थात ये एक दृष्टिकोण से ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी है। इस बात को आपको समझना है। मैंने बताया कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कंप्लीमेंट बट ऑल कंप्लीमेंट आर नॉट ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हैं, लेकिन सभी कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कैसे मैं प्रूव करूंगा कि सभी कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है? इसे तो आपको जानना होगा ना। तो कैसे जानना होगा? यहां पे देखिए जरा कि ही गेव मी अ काऊ फॉर सोल्ड। अब यहां पे देखिए उसने मुझे एक गाय बेचने के लिए दिया। तो किसको दिया? मुझको दिया। एक क्या दिया? एक गाय दिया। तो ये तो ऑब्जेक्ट समझ में मुझे आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये फॉर सोल्ड क्या है? ये आपका कंप्लीमेंट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने इसलिए दिखाया है कि सभी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकते हैं, ये भी कंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या दिया? गाय दिया। किसको दिया? मुझको दिया। तो दो तो ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, लेकिन ये फॉर सोल्ड बेचने के लिए, ये क्या है आपका? कंप्लीमेंट है। ये पूर्ति कर रहा है सेंटेंस की, इसलिए किसको क्या बोलेंगे? ये कंप्लीमेंट है। यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। ये कंप्लीमेंट है आपका फॉर सोल्ड। अब कुछ बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, ये कंप्लीमेंट होता क्या है। कंप्लीमेंट का एक सीधा बात समझिएगा कि कंप्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करने में सहायता प्रदान करती हैं। या तो वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक बताएंगी, या तो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक बताएंगी और सेंटेंस को पूरा करने में सहायता करेंगी। अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद में भी कंप्लीमेंट आ सकता है। जैसे यहाँ पे इसके बाद में इतना आया है, ये कंप्लीमेंट के रूप में आया यहाँ पे फॉर सोल्ड, बेचने के लिए। तो बस अभी पूरक क्योंकि बहुत नहीं समझना है, वैसे पूरक के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना आपको जाना है कंप्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। और जो सब्जेक्ट के बारे में अधिक बताएं या ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक बताएं उसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट। तो जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ती है ऐसी क्रिया कहलाती है लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रियाएं। लेकिन लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में अंतर है, इसको भी समझ लीजिएगा जरा। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब में और एक्सिलरी वर्ब में कैसा डिफरेंस है, अब डिफरेंस जान लेना है, बस समाप्त हो रहा है आज का खेल। यहाँ पे डिफरेंस क्या है लिंकिंग वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में? तो देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है कि राम इज पुअर, मोहन इज पुअर। मोहन क्या है? गरीब है। एक सेंटेंस में इधर लिख रहा हूं कि मोहन इज रीडिंग अ बुक। मोहन एक किताब पढ़ रहा है। अब यहां पे देखिए इज यहां भी है और इज यहां भी है, इज यहां भी है और इज यहां भी है। यहां का जो इज है ये है आपका क्या? यही है आपकी प्राइमरी एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि ये अपने मेन वर्ब रीड की सहायता कर रही है, उसके पहले लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इज है ना वो लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्यों?
क्योंकि ये किसी अपने मेन वर्ब की सहायता नहीं कर रही है, ये सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कर रही है। मोहन क्या है? गरीब है। तो मोहन के सब्जेक्ट के बारे में, जब ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो मोहन सब्जेक्ट है, पुअर यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट आपका है, तो उसको जोड़ने का काम कर रहा है इज, इसीलिए इज क्या है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, जबकि यहाँ पे इज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। एक सेंटेंस और देखिएगा जरा, आई एम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हूं। अब यहां पे देखिए आई एम, और यहां पे मैं लिख रहा हूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, यही एम यहां पे लिंकिंग वर्ब है, और यहां पे एम क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बात अब समझ में आपको आ रही होगी। हेल्पिंग वर्ब अपने कब आएगी? अपने मुख्य क्रिया के साथ में सहायता करेगी यूज की, लेकिन सिंगल आ रही है तो, और सब्जेक्ट को, यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्या है? आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है आपका? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये डॉक्टर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और एम क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पे एम क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट सब्जेक्ट टू इट्स complement, but helping verb always comes with its main verb। समझिएगा बात को। अब आपको अंतर क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ। इसको लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। क्यों जी? बताइए जरा, चीजें क्लियर हुई आपको? Yes, sir. Clear हुई। अब समझ में आ रहा है ना कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. दे आर सैड, वह दुखी हैं। ये आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि क्या है? दुखी है। जबकि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वहां पे आर क्या होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्यों? क्योंकि वो अपने मेन वर्ब की सहायता कर रही है। तो इतना ही बताना था कि देखिए, यूज के अकॉर्डिंग सेम वर्ब यहाँ भी है, सेम वर्ब यहाँ भी है, कभी वो लिंकिंग हो जाती है तो कभी वो हेल्पिंग हो जाती है। तो ये यूज पे डिपेंड करता है, किस तरह यूज कर रहे हैं आप। तो मुझे यही समझाना था आपको कि लिंकिंग वर्ब जो होती है ना, वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है कि जो अपने मुख्य क्रिया के साथ में आके उसकी सहायता करती है। इतनी सी बातें हैं, और आज के लिए हम इतना ही। और कल चलेगा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही समझने वाली चीज है, जिसमें जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। कल इतनी बातों की चर्चा हम करेंगे, जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, डिटेल्स चर्चा होगी इसकी। तो आप सभी को इतना ही आज के लिए, और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। महक एंड दिशा एंड महिमा एंड खुशी एंड अतुल पांडे एंड अभिषेक, सचिन बौद्ध, अविनाश सलोनी, आदर्श, रूपाली, प्रवेश कुमार, समर, रिया, शिवकुश, चंदन, ब्रजनंदन। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड वी मीट टुमारो विद द न्यू सेशन। और आपका अभी भी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, कल भी चलेगा इंट्रोडक्शन क्लास, सैटरडे है, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।